हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी जो स्टडी है अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स वो समझाने की कोशिश करूँगा, जिसे आपको ध्यान से समझना है। देखो बेटा, ये एक सेल है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और हम इसके अंदर मान रहे हैं ये 4 क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। और इस सेल को हम बोलेंगे 2n सेल, मतलब ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की सेल है। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को शो कर रहा है, मतलब 2n इक्वल टू कितना है हमारे पास 4। क्रोमेटिन के नंबर कितने हैं 4, ठीक है। एक टर्म आती है 2c। सी देखो 2 तो इसलिए लिखा क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल है। सी का मतलब होता है यहाँ पर डीएनए अमाउंट या डीएनए कंटेंट। डीएनए अमाउंट या डीएनए कंटेंट, इसका मतलब ये मान लेते हैं कि हर एक जो क्रोमेटिन है वो मानकर चल रहे हैं कि 100 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। हर एक, जैसे ये भी 100 का बना हुआ है, ये भी 100 का बना हुआ है, ये भी 100 का बना हुआ है, ये भी 100 का बना हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल डीएनए अमाउंट वाला क्रोमेटिन है। ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। ये वो सेल है जिसके अंदर डिवीज़न होना है, माइटोसिस होना है, और ये जब सेल डिवाइड होगी तो क्या बनाएगी, डॉटर सेल। अगर ये माइटोसिस करेगी तो 2 डॉटर सेल बनाएगी, और इन दोनों डॉटर सेल के पास भी जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा और नंबर ऑफ क्रोमेटिन होंगे वो कैसे होंगे, 2n एंड 2c। 2n एंड 2c दोनों में ही, मतलब बनने वाली दोनों डॉटर सेल मदर सेल जैसी ही होगी, ठीक है। ये हमने एक झांकी तैयार कर ली है माइटोसिस को समझने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है वो होता है वेजिटेटिव सेल में। हमारे अंदर 2 तरह की सेल है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में मियोसिस चलेगा जिससे गैमेट्स बनेंगे। इसी तरह से वेजिटेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल में माइटोसिस चलेगा जिससे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, और ये क्या करवाएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाएगा। अगर कहीं पर टूट फूट हो गई है तो वापस उन सेल्स की रिपेयरिंग करके वापस उस ऑर्गन को बनाने की कोशिश करेगा। और इसी तरह से ये क्या कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी। अब मैंने यहाँ पर बोला कि जब माइटोसिस होगा तो 2 डॉटर सेल बनेगी, और वो दोनों डॉटर सेल किसकी जैसी होगी, मदर सेल जैसी ही होगी। स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, 2n एंड 2c कंडीशन से, जो कि हमने समझ लिया। n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्रोमेटिन और c रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए कंटेंट या डीएनए अमाउंट। 2 क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं एक डिप्लॉयड सेल में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अगर एक ह्यूमन के अंदर माइटोसिस चलेगा तो उसको कितना टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे लगते हैं। एक कंप्लीट माइटोसिस को होने में 24 घंटे लगते हैं ह्यूमन के अंदर। अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट के अंदर माइटोसिस को कंप्लीट होने में 90 मिनट लगते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। सेल साइकिल जो होता है 24 घंटे में कंप्लीट होगा। एक ह्यूमन को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। एक होगा इंटरफेज और दूसरा होगा एमफेज। एक एक करके दोनों फेज को समझेंगे। इंटरफेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेज के बारे में। इसको हम नाम देते हैं प्रिपरेशन फेज। यहाँ पर तैयारियां होगी, कोई डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन से रिलेटेड यहाँ पर तैयारियां होती है इंटरफेस में। और जो टाइम ड्यूरेशन रहता है इसका कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 95%, मतलब जो एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है 24 घंटे लग रहे हैं, उसका 95% इंटरफेस में लग जाता है। और वो कितना हो सकता है, लगभग 23 घंटे, 23 हावर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम ड्यूरेशन इंटरफेस में। अब इंटरफेस को हमने 3 सब फेजेज में डिवाइड किया है, G1, S और G2। G1 में क्या होगा, देखो अगर हम इंटरफेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन से रिलेटेड तैयारियां करेंगे और तैयारियां करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, डिवीजन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंटरफेस में तैयारियां होगी, एम फेज में डिवीजन होगा। तो इंटरफेस को हमने G1, S और G2 में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे G1 के बारे में। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी वगैरह वगैरह, यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इनके नंबर डबल हो जाते हैं। क्योंकि 2 सेल बनेगी तो दोनों में इक्वल अमाउंट में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल ऑर्गेनल डबल हो जाएंगे, सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव हो जाएगी, और जितनी भी प्रोटीन है दुनिया भर की वो भी यहाँ पर बन जाएगी। किसको छोड़कर, ट्यूबुलिन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन को छोड़कर। G1 में लगभग सभी प्रकार की प्रोटीन बन जाती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन को छोड़कर, क्योंकि ये आगे वाली फेज में बनती हैं। एक और बात आती है कि हम जानते हैं कि 3 तरह के RNA होते हैं, tRNA, rRNA और mRNA। तो ये सभी RNA G1 फेज में बन जाते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर कहीं पर ये वाली बात नहीं बोली कि डीएनए का अमाउंट चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमेटिन चेंज हो रहे हैं। मतलब जो मदर सेल में 2n कंडीशन थी और 2c कंडीशन थी वो G1 में बनी रहेगी। 2n कंडीशन 2n रहेगी, 2c कंडीशन 2c ही रहेगी।
अगली फेज आती है एस फेज, जिसको हम नाम देते हैं सिंथेटिक फेज, और यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा मतलब मैंने क्या बोला था कि सपोज करें कि ये एक डीएनए है क्रोमेटिन जो कि 100 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। जब ये डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा तो अपनी एक और कॉपी बनाएगा। तो अब ये जो डीएनए है पहले जो 100 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ था, अब कितने न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, 200 न्यूक्लियोटाइड का। मतलब हर एक डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई है और अपने अमाउंट को डबल किया है। देखो क्रोमेटिन के नंबर कितने थे, 4, वो 4 ही बने रहेंगे, लेकिन जो सिंगल डीएनए अमाउंट वाला क्रोमेटिन था अब क्या कहलाएगा, डबल डीएनए अमाउंट वाला क्रोमेटिन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2n कंडीशन कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी हमें 4 ही क्रोमेटिन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो 2c कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, 4c हो जाएगी। मतलब डीएनए का अमाउंट पहले के कंपेयर में डबल हो चुका है एस फेज में। क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना कि एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमेटिन चेंज नहीं होते, 2n कंडीशन 2n बनी रहती है, लेकिन 2c कंडीशन 4c हो जाती है, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आती है G2 फेज। बेटा जुकाम हो रही है इसलिए सड़ की आवाज़ आएगी। G2 फेज ये इंटरफेज की फाइनल फेज है, और यहाँ पर भी सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव बनी रहती है। और यहाँ पर एक बात होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एक और बात बताना भूल गया मैं, एस फेज में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होगा। मैंने बोला था कि दुनिया भर की प्रोटीन बन जाती है कहाँ पर, G1 में बन जाती है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, एस फेज में। इसी तरह से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो बनेगी G2 फेज में। तो क्या होगा, G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और ये वही ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो आगे जाकर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगी। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला कि 2n कंडीशन चेंज हुई है, और जो एस फेज में 4c कंडीशन थी यहाँ पर भी 4c बनी रहेगी। देखो यहाँ पर गलत टाइपिंग में गलत हो गया, 2c कर रखा था, तो 4c मानेंगे इसको। G2 में भी 2n कंडीशन 2n बनी रहेगी और 4c बनी रहेगी। 4c कब हुआ था, एस फेज में। आती है एम फेज, जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। अगर माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे माइटोटिक फेज, और अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस पढ़ेंगे तो इसी एम फेज को नाम देंगे मियोटिक फेज। एम फेज का एक और नाम है डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज, और ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लेती है, 5%। ठीक है, मतलब 1 घंटा। क्या बोला था मैंने कि अगर ह्यूमन की एक सेल को डिवीजन होने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो 23 घंटे कहाँ पर लग रहे हैं, इंटरफेज में, और 1 घंटा कहाँ लगेगा, एम फेज में। मतलब तैयारियों में ज़्यादा टाइम लगा है, डिवीजन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, ड्रामेटिक फेज। ड्रामा हो रहा है, एक ही घंटे में इतने सारे परिवर्तन हो जाते हैं कि क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम अपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब किस में हो जाएंगे, एम फेज में। तो इतने नाना प्रकार के यहाँ पर क्या होंगे, ड्रामा चलेगा, इसीलिए इसको क्या बोला है हमने, ड्रामेटिक फेज। अब मैंने क्या, किसी ने एम फेज को 4 सब फेजेस में डिवाइड किया है। एक का नाम है प्रोफेज, दूसरे का नाम मेटाफेज, तीसरे का एनाफेज और टीलोफेज। मतलब हम एम फेज को 4 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो पहली बारी आ रही है प्रोफेज की, लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबी। मतलब एम फेज में भी सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, प्रोफेज लेता है। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, 2n कंडीशन 2n ही बनी रहेगी, और 4c बनी रहेगी। मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है अभी तक। जो चेंज आया है कहाँ पर आया है, एस फेज में आया है, 2c 4c हुई है, 4c के बाद अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। प्रोफेज में होता क्या क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं होगा, स्टार्ट होगा। अगर क्रोमेटिन में कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं बना है, अभी बनना स्टार्ट हुआ है। मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल डिक्रीज, जो सेल का मेटाबॉलिज्म था पहले के कंपेयर में अब कम हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ट्यूबुलिन प्रोटीन कब बनी थी, G2 फेज में, और वो क्या बनाने लग जाएगी, स्पिंडल फाइबर बनाने लग जाएगी। सेल ऑर्गेनल बिकम डिसअपियर, जितने भी सेल ऑर्गेनल थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, किसको छोड़कर, सेंट्रियोल को छोड़कर, वो बना रहेगा, बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। इनिशिएशन ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी डिसअपियर होने लग जाएगी, कंप्लीट डिसअपियर नहीं होगी, केवल डिसअपियर होना स्टार्ट करेगी। सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो हमने एस फेज में सेंट्रियोल को डुप्लीकेशन किया था, उनको डबल किया था, अब वो कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब प्रोफेज में हम कुल मिलाकर ये बात बोलेंगे कि जो भी चीज़ें होगी वो स्टार्ट होएगी, है ना, स्टार्ट बिगिनिंग से होगी। बाकी का कंप्लीटेशन कहाँ पर होगा, मेटाफेज में। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बात बोली कि क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, और सेंट्रियोल अलग अलग पोल में जाना स्टार्ट कर देंगे। 2n कंडीशन 2n बनी रहेगी, 4c कंडीशन 4c बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली जो फेज आती है वो है मेटाफेज, और मेटाफेज में भी 2n कंडीशन 2n बनी रहेगी, 4c कंडीशन 4c बनी रहेगी। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, देखो, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोफेज में डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतया पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी, और क्रोमेटिन कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। मतलब कंप्लीट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट क्रोमोसोम बन चुके हैं, जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सारे के सारे सेल के इक्वेटर पर आकर
एक लाइन पर इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि एक प्लेट बन रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर प्लेट। सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पर इकट्ठे हो गए, एक इक्वेटर पर, सेल के इक्वेटर पर, और हमें ऐसा लगेगा कि मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो हम कौन सी फेज में जाएंगे, मेटाफेज में, क्योंकि यहाँ पर ही क्लियरली विजिबल होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेटाफेज में ही हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम की। अगली बात आती है, जो स्पिंडल फाइबर हैं वो कंप्लीटली बन जाएंगे और क्रोमोसोम किससे अटैच हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे मेटाफेज में। और क्रोमोसोम का जो ये वाला पार्ट है, देखो ये क्रोमोसोम बना मैंने, बन गया डबल डीएनए कंटेंट वाला, ये है सेंट्रोमियर। यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि प्रोटीन से बनी होगी। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटोकोर। ये वो साइट है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर आकर अटैच हो जाते हैं। अब एक नोट याद रख लेना भाई कि स्पिंडल फाइबर जो होता है ना, 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन 3% वो किसका बना होता है, आरएनए का। बढ़ते हैं आगे, जल्दी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है एनाफेज। ये थोड़ी छोटी फेज है, मतलब एम फेज की सबसे छोटी फेज है। और यहाँ पर देखो 2n कंडीशन क्या हो गई, 4n हो गई, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले के कंपेयर में डबल हो जाएंगे, 4c बनी रहेगी। कैसे होगा अभी समझेंगे। एनाफेज में क्या क्या होगा, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। देखो ये क्रोमोसोम मानकर चल रहे हैं हम, ये है सेंट्रोमियर। अब स्प्लिटिंग हो जाएगी किसमें, सेंट्रोमियर में। अगर सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग होगी तो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो गए। और ईच क्रोमेटिड रिफर टू एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब एक एक पर्टिकुलर जिसको हम क्रोमेटिड, देखो कलेक्टिवली इन दोनों को, यहाँ जब ये एक क्रोमोसोम बना रहे हैं तब तक तो हम इनको क्रोमेटिड बोल रहे हैं, लेकिन जब ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के बाद एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो अब हम एक एक पर्टिकुलर क्रोमेटिड को क्या नाम देंगे, नाम क्या देंगे, उनको रिफर्ड किया गया है, वो एक वर्ग करेंगे किसके तरह, क्रोमोसोम की तरह। तो अब ये भी पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम बन चुका है, ये भी एक क्रोमोसोम बन चुका है। तो देखो एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमोसोम बन गए, 2 क्रोमोसोम बन गए। हम मदर सेल में कितने मानकर चल रहे थे, 4, तो कितना बन गए, 8। मतलब नंबर ऑफ क्रोमेटिन एनाफेज में चेंज हुए हैं, डबल हुए हैं। 4 की जगह कितने हो गए, 8 हो गए। इसीलिए 2n कंडीशन क्या हो जाएगी, 4n, और 4c क्या बनी रहेगी, 4c बनी रहेगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब एक रोचक बात होगी, स्पिंडल फाइबर ये रहा एक तो, जो कि यहाँ पर ये सेंट्रियोल से अटैच है, और एक ये इधर वाला भी सेंट्रियोल से अटैच है ना। तो इसको ऐसे समझेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा खाली पेज ले लेते हैं, ये खाली पेज समझते हैं इसको। ये 2 क्रोमेटिड हैं जो क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये है सेंट्रियोल, ये है सेंट्रियोल, ये यहाँ पर अटैच है और ये यहाँ पर अटैच है। अब देखो ये वाला जो क्रोमेटिड है इस वाली ऊपर वाली पोल पर जाएगा, और ये वाला क्रोमेटिड नीचे वाली पोल पर जाएगा। ये स्पिंडल फाइबर है, इसको मैं नाम दूंगा क्रोमोसोमल फाइबर। इस वाले स्पिंडल फाइबर को हमने क्या नाम दिया, क्रोमोसोमल फाइबर। और ये भी क्रोमोसोमल फाइबर। जो काइनेटोकोर और सेंट्रियोल से अटैच है उसको हमने नाम दिया क्रोमोसोमल फाइबर। और 2 क्रोमेटिड के बीच में भी क्या बनने लग जाएगा, स्पिंडल फाइबर बन जाएगा, जिसको हम नाम देंगे इंटरजोनल फाइबर। अब देखो इसमें तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, अगर ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा। और ये जो इंटरजोनल फाइबर है इसमें होगा एक्सपेंशन, इसमें और लगातार इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी, बढ़ता चला जाएगा। तो ये इस वाले को ऊपर की तरफ पुश करेगा, ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। मतलब अब एनाफेज में जो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हुए हैं अपोजिट पोल में जाएंगे। अपोजिट पोल में जाने का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देंगे पुलिंग एंड पुशिंग प्रोसेस। पुलिंग की वजह से इसमें खिंचाव होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे। पुशिंग की वजह से इन दोनों की तरफ धक्का लगेगा, तो ऊपर वाला ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे वाला क्रोमेटिड नीचे की तरफ जाएगा। बात समझ में आई। तो एनाफेज में पुलिंग और पुशिंग प्रोसेस के द्वारा दोनों क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। ये बात कंप्लीट है। अब आती है बात टीलोफेज की। इसको हमने नाम दिया है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मतलब जो जो प्रोफेज में हुआ था वो इसके अपोजिट होगा। हमने बोला था कि जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, तो यहाँ पर वो वापस अपीयर हो जाएंगे। क्रोमेटिन क्या हुआ था, कंडेंस हुआ था, यहाँ पर क्रोमेटिड क्या हो जाएगा, डीकंडेंस हो जाएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस अपीयर हो जाएगी। एक तो अपोजिट ऊपर वाली पोल पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, नीचे वाली पोल पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। और यहाँ पर कौन होंगे, सिंगल डीएनए अमाउंट वाले क्रोमेटिन, क्योंकि अब क्रोमेटिड डीकंडेंस होकर क्या बन गए, वापस क्रोमेटिन बन चुके हैं। तो ये सारी, और न्यूक्लियोलस भी हमें दिखाई देने लग जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है जो जो प्रोफेज में हुआ था वो इसका विपरीत यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हमने देखा टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। दोनों न्यूक्लियस में अगर हम कंडीशन देखें तो 2n and 2c दोनों में ही 2n2c होगा। लेकिन अगर सेल की बात करें, कंप्लीट सेल की, तो क्या होगा 4n and 4c। ये बात याद रखनी है। तो हमने पढ़ा कहाँ से लेकर, प्रोफेज से लेकर कहाँ तक, टीलोफेज तक। पूरा पढ़ने के बाद पता लगा कि एक सेल के अंदर
न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे कैरियोकाइनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम? कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद बारी आती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस का मतलब अब होगा साइटोप्लाज्म में डिवीजन, जिससे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो साइटोकाइनेसिस देखो एनिमल में अलग तरीके से होता है और प्लांट में अलग तरीके से होता है। एनिमल में फर्रो फॉर्मेशन द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ पर मैं हल्का सा समझाने की कोशिश करूँगा। ये सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब क्या होगा, पेरीफेरल से सेंटर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद एक्टिन और मायोसिन की रिंग बनेगी जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी और ये पेरीफेरल से सेंटर की तरफ बढ़ेगी, जिससे यहाँ पर फर्रो का फॉर्मेशन होगा। और ये फर्रो कैसे बढ़ेगा? पेरीफेरी टू सेंटर। इसीलिए हम बोलते हैं कि एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसा होता है? सेंट्रीपिटल ऑर्डर में। कैसा होता है? सेंट्रीपिटल ऑर्डर में, पेरीफेरी टू सेंटर। पहले क्या हुआ? माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, फिर एक्टिन और मायोसिन की रिंग्स बनेगी, वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ेगी, पेरीफेरी टू सेंटर बढ़ेगी, जिससे फर्रो का फॉर्मेशन होगा। फर्रो पेरीफेरी टू सेंटर बढ़ेगा और इस तरह से एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? सेंट्रीपिटल ऑर्डर। इसी को समझते हैं अब हम प्लांट में थोड़ा केस अलग है। देखो प्लांट है तो यहाँ पर फर्रो फॉर्मेशन की कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्लांट में क्या मिलेगी? मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल होगी जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होती है और हार्ड होती है। तो इसको यहाँ पर फर्रो बनाना बहुत कठिन काम है। तो सबसे पहले क्या होगा? सेंटर से पेरीफेरल क्या अरेंज हो जाएंगे? माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। फिर गोल्जी वेसाइकल अरेंज हो जाएगी, वही सेंटर टू पेरीफेरल। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अरेंज हो जाएगी सेंटर टू पेरीफेरल। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको मैं नाम दूंगा फ्रेगमोप्लास्ट। उसके बाद जो गोल्जी वेसाइकल है उनकी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगी, तो फ्रेगमोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेल प्लेट में। इस तरह से एक सेल के बीच में क्या बन गया? सेल प्लेट बन गई और ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा अरेंजमेंट जो है वो है सेंटर टू पेरीफेरल। तो प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मियोसिस, लेकिन मियोसिस में तभी आगे बढ़ाऊंगा जब आपका कमेंट आ जाए, एक ही कमेंट आ जाए, 2 ही कमेंट आ जाए कि हाँ पढ़ा दो भाई, तो मैं जरूर अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू।